Hello, very good evening. कैसे हैं आप सब? So welcome to our own channel Trip Bohemia. Today we have lecture number 13 of our special course ordinary differential equation. आज का हमारा topic of discussion है linear first order differential equation. So let's first define what do we mean by linear first order differential equation and then we'll solve. अभी तक हमने we have learned first method that is variable separable. पहला method हमने variable separable सीखा है to solve a differential equation. सेकेंड हमने सीखा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड इट इज़ टुडे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल सीखा था, सिमिलरली हमने होमोजीनियस में रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस सीखा था, तो हम रिड्यूसिबल टू लीनियर भी सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग. First of all, let's go to the definition. So what do we mean by linear first order? First order आप सभी को पता है. First order किसे कहते हैं? A first order differential equation is a differential equation that has order 1, and a differential equation has order 1 if the maximum derivative, the highest derivative that is taken in the differential equation is of order 1. So first order differential equation तो हमें भली भांति पता है. Now next the question is of linear. अब लीनियर किसे कहते हैं? वी हैव सेपरेटली डिफाइंड लीनियर इन द बिगनिंग वीडियोस. सो लीनियर उसे कहते हैं जो कि पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स जैसा कुछ नज़र आए, यानी कि उसमें कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ वाई या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ना हो, वाई और वाई डैश आपस में मल्टीप्लाइड ना हो, और वाई और वाई डैश इन सब की पार क्या हो, इनकी पार 1 हो. ठीक है, तो सीधी भाषा में बोलें तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो इस प्रकार की नजर आए. किस प्रकार की बताएं? किस प्रकार की? डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच वी कॉल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑफ दिस फॉर्म, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव जो लिया गया है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो देखो फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर, क्योंकि आप देखोगे वाई के साथ से फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड है. लीनियर कब होती है? जब वाई के साथ से फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड हो, वाई और वाई डैश आपस में मल्टीप्लाइड ना हो, और वाई की पावर और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 हो. सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हेंस इट इज़ लीनियर एंड इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर. तो जनरल फॉर्म में से हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वाई. वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक्स. ये तो इजी है, सबको मालूम है. ये सब चीज़ें तो बेसिक है जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में करी थी. ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर जो है समझ में आया. नाउ लेट्स स्टडी द मेथड ऑफ सॉल्विंग. To study the method of solving, first we have to understand what do we mean by integration factor. तो अगर linear differential equation है, so we require an integrating factor to solve the differential equation. ठीक है, integrating factor कैसे calculate करते हैं? integrating factor, integrating factor is calculated as exponential of, that is e raised to the power, क्या करना है e की पावर में? इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विच इज़, अगर हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन पी एक्स विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस इंटीग्रल, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स. दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओवर हेयर. जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना मेथड चौथा है, तो आपको समझ में आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रोल क्या होता है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है? एग्जैक्ट बनाता है, एंड एग्जैक्ट बना के उसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको समझ अगर नहीं भी आ रहा, आपको बस ये याद रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी एक्स. बिल्कुल 2-3 लेक्चर्स के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा क्यों है. फिलहाल आपको याद रखना है कि बस ये कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे. 2 लेक्चर्स बाद ये कहानी भी समझ में आ जाएगी. ठीक है जी, यहाँ तक सब क्लियर है कि किसे कहते हैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर.
और इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अब आपने देख लिया कि किसे कहते हैं और हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लिया। अब सोल्यूशन कैसे आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? सिंपल कहानी ये देखो, y, ठीक है, y को एज इट इज लिखो, उसके बाद उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थोड़ी देर के लिए इसका नाम IF रख दें ताकि इसको लिखना आसान हो जाए। y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, दोबारा से यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड विच इज़ ओनली फंक्शन ऑफ x। ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है QX, उसे मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे को हमें इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड प्लस ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन करने के बाद आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी आएगा। दिस इज द आंसर, इजी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX। यहाँ तक समझ में आया? तो सोल्यूशन भी देख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में पुट कर देंगे, एंड वी हैव द सोल्यूशन, इजी। अब इसमें एक कैच क्या है, अभी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। जब भी क्वेश्चन देंगे बहुत बारी क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, कर सकते हैं। इसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया, अगर x को हम इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट बना दे, कर सकते हैं ना, हर जगह जहाँ y लिखा है x लिख दो, x लिखा है y लिख दो, वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज सॉल्यूशन में हो जाता है। ठीक है, बस दिमाग खुला रखना है, ऐसा कुछ अगर हो तो यू हैव टू बी ओपन टू इट। क्या बन जाएगा उस केस में, आप देखो, अगेन वी आर फॉर्मिंग अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर इस बार हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करें। तो अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। बस इसमें हमने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया और कुछ नहीं। पहले बाय डिपेंडेंट था, अब की बार x डिपेंडेंट है। अगर x डिपेंडेंट है तो ऊपर क्या आ जाएगा, dx विद रिस्पेक्ट टू dy। पहले फंक्शन ऑफ x था यहाँ पर, तो अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, बाहर x आ जाएगा, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ओनली। समझ में आया? x और y को बहुत सिंपल भाषा में इंटरचेंज कर दिया। तो अब की बार क्या हो गया, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, डिपेंडेंट वेरिएबल इज x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिस टाइम इज y। ऐसा कर सकते हैं, इसकी जगह वो u v r s t कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता तो क्या वेरिएबल के नाम इंटरचेंज आगे पीछे करने से दिक्कत आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, और बच्चे दिक्कत मानते हैं, इसलिए स्पेशली मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। बी ओपन टू दिस, वेरिएबल के कोई भी नाम वो दे सकते हैं जो उनकी मर्जी में आए। इनफैक्ट सिर्फ ABCD ही नहीं, अल्फा बीटा गामा भी दे, बी ओपन टू दैट, कोई भी वेरिएबल दे। आपको कंसेप्ट आता है, स्टिक टू द कंसेप्ट, सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज y। अब सिंपल वही करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप इज वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसमें हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन p, वही करेंगे, पर पिछली बार फंक्शन x का था, अब की बार y का होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे बस। ठीक है ना? अब हमने पिछली बार क्या किया था, सोल्यूशन कैसे निकाला था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बिल्कुल सेम बात रहेगी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, बिल्कुल सेम बात रहेगी। बस अब की बार क्यू जो है फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या आपने देखा, सेम है सब कुछ, एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो वेरिएबल कभी चेंज हो तो घबराना नहीं है, इसको मैंने दोबारा लिख के दिखाया है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर केस में ज़्यादातर एग्जामिनर वेरिएबल चेंज करके दे देते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट विल टेक एग्जाम्पल्स ऑफ द जनरल फॉर्म, जो कि हम y को ही डिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब अगर आप एक बार मेथड समझ गए तो अब आपको कोई वेरिएबल दे दे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। करें स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे। वी आर बिगनिंग विद द प्रीवियस क्वेश्चन जो पहले पेपर में आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू। द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos x dy by dx plus y into x sin x plus cos x is equal to 1 has a solution
and your options are yx sec x is equal to tan x plus c, xy cos x is equal to tan x plus c, xy cos x इज इक्वल टू cot x प्लस सी, नन। ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करते हैं। अपना जो ये है कैसा क्वेश्चन है, MCQ, यानी कि सिंगल सिलेक्ट ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन सही होगा। अब सबसे पहले पहचानना है कि कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड लगाना। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको जो मेथड ऑर्डर में सीखे उनके बारे में सोचो। क्या वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हो? अगर सारे वेरिएबल सेपरेट कर पाओ तो वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे अटकेगी, कहाँ पे बात कहीं अटकेगी क्या, देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश करो। तो क्या करते हैं, उसके लिए हम dy बाई डी एक्स को एक जगह पे ले आते हैं, बाकी सब दूसरी जगह ले जाते हैं। तो dy बाई डी एक्स बाकी सब उधर ले जाएं, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई टाइम्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हमें ये एक्स कॉस एक्स भी नहीं चाहिए, उसको भी उधर ही भेज देते हैं, डिवाइड कर दें उससे। विल गेट 1, ये हमने ये वाला टर्म इधर ले गए थे, y इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नाउ डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे? करने की कोशिश करो, आप देखोगे यू विल नॉट बी एबल टू सेपरेट वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल हम यहाँ पर नहीं लगा पा रहे। क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। रीज़न, क्योंकि होमोजीनियस में ऊपर और नीचे सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। आप देखोगे ये कांस्टेंट फंक्शन होमोजिनिटी सबसे पहले ख़राब करने के लिए बैठा हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट करके 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बनेगा। पर ऊपर अगर y को इससे मल्टीप्लाई करे तो 1 डिग्री का बनेगा। तो एक 2 डिग्री का, एक 0 डिग्री का, एक 1 डिग्री का, दिस इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में भी अलग डिग्री है, इसका मतलब है पूरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। वी नीड अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वी डोंट हैव इट, यानी कि दोनों मेथड फेल हो गए। इसका मतलब अभी तक जो सीखा है वो नहीं लगेगा, हेंस वी मूव टू लीनियर। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा ही नहीं, उसके लिए क्या करना है, वी हैव टू सी इफ वी कैन एक्सप्रेस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म जो अभी हमने देखा है। इसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, कर पा रहे हो तो लीनियर लगेगा, वरना अगले पे चलेंगे, लीनियर लगेगा, देखते हैं लगेगा ही नहीं। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स तो हमें चाहिए। अब साथ में हमें क्या चाहिए, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, उसको इसी साइड पे रखो, बाकी दूसरी साइड ले जाओ। अब यहाँ पे वाई वाला जो पार्ट है उसको वापस इस साइड ले आओ, वील गेट वाई। ये एक्स्ट्रा स्टेप हमने क्यों करा, इसलिए ताकि हम आपको समझा सकूँ कि कौन सा मेथड कैसे लगाएं। जाहिर बात है अगर वीडियो लीनियर की है तो हम लीनियर ही पढ़ेंगे, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो बाइफरकेट होके नहीं आता, आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना होता है कौन सा मेथड लगाना है, इसलिए वही सिखाना मेरा काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप सीख पा रहे हैं, है ना। अब इसको इस साइड ले आते हैं, y इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स रह गया 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। यहाँ तक ठीक है, इस बात से सब रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये तो अपना आ गया। अभी डी वाई बाई डी एक्स, ये है अपना y। क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है? बिल्कुल। क्या इसको हम पी एक्स कह सकते हैं? बिल्कुल। क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है? बिल्कुल। इसको हम क्यू एक्स कह सकते हैं। क्या पी एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाइड है? सब कुछ सेटिस्फाइड है, जैसे हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी शक्ल आ गई। तो दिस इज लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर भी है। इसको चेक करने का एक और तरीका भी, आप देखो कि डेरिवेटिव जो है उसकी मैक्सिमम ऑर्डर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और उसकी पावर 1 है, यहाँ भी इसकी पावर 1 है, और लीनियरिटी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। y के साथ दोबारा कोई y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इट इज़ लीनियर, है ना। पर हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके देख लेना, क्योंकि एक स्टेप ये भी साथ के साथ हो जाएगा। फॉर्म में तो एक्सप्रेस करना ही है सॉल्व करने के लिए। अब लीनियर जब पता लग गया तो सॉल्व करने पर लग जाओ। 2 ही स्टेप है, पहला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरा स्टेप फाइनल आंसर। तो ये तो बहुत आसान है। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इज़ वेरी इजी, बट इट इज़ एग्जामिनर्स फेवरेट ज़रूर आता है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, जो भी लाइव है बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। पी एक्स क्या है हमारे पास, ये इसका इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। साइड पर निकालने क्या पहले,
तो इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स निकाल लेते हैं पहले। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स लिख लें यहाँ पे, एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लें क्या, एक्स और एक्स कट गया, क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज टैन एक्स, प्लस यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स कट गया, बच गया 1/x। तो बेसिकली ये हमारा पी एक्स फंक्शन आ गया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हमने बस इसी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया है ना। नेक्स्ट अब इंटीग्रेशन करते हैं। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x या फिर माइनस log cos x, तो कुछ भी लगा सकते हैं हम, log ऑफ sec x लिख लेते हैं, तो log ऑफ sec x। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। दोनों log को इकट्ठे लिख सकते हैं, आपको पता है log की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n इज log m इंटू n, सो वी कैन राइट एज log x इंटू sec x। यहाँ तक ठीक है। अब इसको वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेसिकली हमें निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ आ जाएगा ई रेस पर log x sec x, एक्सपोनेंशियल ऑफ log क्या हो जाएगा, log का हम नेचुरल बेस यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो एक गायब हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद x sec x। इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया, बस एक स्टेप पूरा। अगला स्टेप तो बहुत आसान है, अब फाइनल आंसर का स्टेप आ गया। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू फंक्शन क्या है बच्चे, ये रहा 1/x cos x। 1/x cos x को लिख सकते हैं 1/x एज इट इज, cos x का रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर sec x आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख दिया इसे sec x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या है x sec x dx प्लस c। यहाँ से आप देखोगे x और x कट गया, हमारे पास फाइनली क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद x y sec x इज इक्वल टू sec दो बार यहाँ पर आ गया, सो वी गेट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा, हेंस द फाइनल आंसर x इंटू वाई sec x इज इक्वल टू tan x प्लस c। अब इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर, पर हमें ऑप्शन से मैच करना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ y एक साइड है बाकी सब दूसरी साइड है, तो डिवाइड कर दो, ले जाओ ऐसे, है ना, जैसा भी ऑप्शन में, लेट्स मैच। फिर आप देखोगे आपको इसी शक्ल में ऑप्शन में मिल रहा है, ये रहा ए पार्ट, सो दिस इज द फाइनल आंसर, बाकी सही नहीं है। समझ में आया सभी को, इजी आसान तरीका समझ पाया। सबसे पहले पहचाना कि लीनियर किसे कहते हैं, फिर मेथड भी समझ में आया। शुड वी मूव टू मोर एग्जाम्पल्स, चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, क्वेश्चन, एंड फिर आपको एक दो होमवर्क क्वेश्चंस भी देंगे फॉर यू टू प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है ना। कौन सा करें, तो द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम याद है, भूले तो नहीं, पढ़ा था हमने बिगनिंग में ही। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन भी साथ में गिवन हो, और तो कोई डरने की बात नहीं। अभी तक हमने जो निकाला है इसको क्या कहते हैं, दिस इज जनरल सोल्यूशन, क्योंकि इसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जितना इक्वेशन का ऑर्डर है, दिस इज जनरल सोल्यूशन। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालेंगे तो उसमें हम क्या निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन, है ना, क्योंकि इनिशियल वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलो जी इसको ऊपर कर देते हैं, ये हमारी जगह ले रहा है। सो तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x dy by dx is equal to y plus x square such that x is greater than 0 and y of 0 is 0। तो आपको पता लग रहा है हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, हैज़, अब इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसके कितने सोल्यूशन हैं, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट काइंड, सोल्यूशन की जगह नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर infinitely many solutions, second option is exactly 3 solutions, next option is a unique solution, लास्ट ऑप्शन इज नो सॉल्यूशन, कि इसका तो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। लग जाए काम पर। अब हमें बताने हैं कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा।
अब पहचानो ये किस फॉर्म में है। फिर से आप देखोगे वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। आप यहाँ से देखते ही हिंट मिल रहा है ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, होमोजीनियस हो ही नहीं पाएंगे। होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो लीनियर की हेल्प लो। अब लीनियर है नहीं, एक्सप्रेस करके देखते हैं उस फॉर्म में हो पाएगा तो लीनियर है, वरना नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा है उस साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। हमने क्या किया, एक्स उस साइड ले गए, फिर वाई वाला टर्म इस साइड ले आए, इज इक्वल टू एक्स। ये स्टेप ठीक है। एक आधा स्टेप थोड़ा बहुत स्किप करके ओरली करने की आदत डालो, है ना, इसी से सीखोगे स्टेप्स शॉर्ट करना, क्योंकि एमसीक्यू में आपको स्टेप शो थोड़ी करने हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी, तो स्टेप्स ओरली करना सीखो। अब हमारी उसी फॉर्म में आ गए ना, बढ़िया। तो पी फंक्शन क्या आ गया -1/x, क्यू फंक्शन क्या आ गया x, हैंस इट इज़ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। आगे का काम आपको मालूम है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। तो अब नाउ यू हैव टू सॉल्व एंड टेल। मैं भी यहाँ पे हिंट्स लिख रही हूँ, जल्दी से आप भी सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहला काम क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ px dx -1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स, ठीक है। माइनस लॉग एक्स को हम log 1/x लिख सकते हैं, सो वील गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज 1/x। अब फाइनल स्टेप आ गया, बस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q का इंटीग्रेशन प्लस c। दिस इज y बाय x इज इक्वल टू x और x कैंसिल, यहाँ पे बच गया सिर्फ dx, dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। अगर आप और सिंप्लीफाई करो वी गेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। ये हमारा आ गया जनरल सोल्यूशन। अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है इनिशियल कंडीशन पुट करके। तो y 0 इज इक्वल टू 0 पुट करके c की वैल्यू निकालें। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के चक्कर में एक स्टेप और बढ़ गया, y 0 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, करें। अगर आप पुट करोगे तो आप आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c इंटू 0, यानी कि c की वैल्यू क्या आई, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि c की कोई वैल्यू इसको फ़र्क नहीं पड़ता, c बिलोंग्स टू r इज आर्बिट्ररी। यानी कि यहाँ पर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, इनफिनाइट। c की कितनी मर्जी वैल्यू ले लो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। यानी कि कितने सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, अनकाउंटेबली मैनी, इनफिनाइट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हमने देखा कि पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बावजूद भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हम इनफिनाइट निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन गलत है क्योंकि इनफिनाइट आंसर्स आ रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन भी गलत है क्योंकि इनफिनाइट आंसर्स आ रहे हैं, और नो सोल्यूशन भी गलत है। ईजी, समझ में आया बिल्कुल बेटा, जिसने कमेंट करे सही आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया, ईजी। चलो मैंने कहा ये दिस इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट। मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको स्टार्टिंग से ही बताया। It is not a difficult chapter and not a difficult subject. It just needs practice. क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने करा है वो ही आए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन आपको पता है किसके कंधों पे टिका है, बिल्कुल बताओ, इंटीग्रेशन के कंधों पर। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कैन बी मेड डिफिकल्ट बाय मेकिंग इंटीग्रेशन डिफिकल्ट, एज सिंपल एज दैट। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पक्के रखो, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस पक्की रखो, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओडी इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट, इजी चैप्टर, इजी सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब एक दो होमवर्क क्वेश्चंस दे देते हैं फॉर यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व वाई डैश माइनस ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड मैंने आपको कहा था कि आप सब अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्स्ट्रा बुक, जैसे कि मैंने आपको एक सजेस्ट करी थी एमडी राय सिंघानिया, प्लीज़ कीप दैट ऑन, है ना। तो प्रैक्टिस मत छोड़ो, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते रहो, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहो, बस उसके बाद तो आपका कोई ओडी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओडी इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट, इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस है आपके पास, दोनों ही प्रीवियस पेपर्स में से हैं और दोनों ही आसान क्वेश्चन हैं। तो करें इन्हें सॉल्व और फिर हम कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, कल मतलब ऑफ कोर्स फ्राइडे, क्योंकि हमारी
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स ऑल्टरनेटिव डेज पे होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होना पर उसको लीनियर बनाया जा सके और फिर इसी मेथड से सॉल्व करा जा सके। यहाँ तक सब समझ में आया? वीडियो में कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। डू ट्राई द होमवर्क क्वेश्चंस। उनमें भी कोई डाउट हो तो हमेशा बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में पूछ लिया कीजिए, वी कैन डिस्कस देम एट द एंड। ठीक है जी, चल कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर, लेट अस मीट टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर, and thanks one again for being a part of our family trip Bohemia.